हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 के अंतर्गत पटना कलम चित्रकला टॉपिक को डिस्कस करूंगा। यह इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित है। यह महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। क्योंकि पटना कलम चित्रकला जो टॉपिक है, इस पर अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखा जाए तो 63rd बीपीएससी के दौरान इस पर सवाल आ चुके हैं, 56 से 59वीं बीपीएससी के दौरान सवाल आ चुके हैं और 48 से 52वीं बीपीएससी के दौरान इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। और प्रश्न जो था वो यह था कि पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। ठीक है, तो इससे प्रश्न अभी तक यही आया है कि पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। तो संभावित प्रश्न भी यही है कि पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है, आलोचनाएं कौन कौन सी है, इसका विकास किन परिस्थितियों के दौरान हुआ और आखिर ऐसी कौन से परिस्थितियां उपजी कि पटना कलम चित्रकला शैली एक राष्ट्रीय स्तर पर ही विख्यात हो सकी, इसने स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित नहीं कर पाया। तो आज पटना कलम चित्रकला शैली के अंतर्गत हम इन सभी टॉपिक्स का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पटना कलम चित्रकला शैली जो है, इसके अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जिनमें एक है कंपनी शैली और दूसरा है पुरुषों की शैली। प्रश्न है कि कंपनी शैली इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय पटना कलम चित्रकला शैली का विकास हुआ था उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, इसीलिए इसे कंपनी शैली कहा जाता है। और पुरुषों की शैली कहे जाने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसके जो प्रमुख चित्रकार हुए वह समाज के एक पुरुष वर्ग से संबंधित रहे हैं, तो इसीलिए इसे पुरुषों की शैली भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आए पटना कलम चित्रकला शैली या कंपनी शैली या पुरुषों की शैली, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तीनों जो पॉइंट हैं, तीनों जो बिंदु हैं, तीनों नाम है, वह सभी पटना कलम चित्रकला शैली के ही हैं। अब देखते हैं कि पटना कलम चित्रकला शैली का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि पटना कलम चित्रकला शैली का जो विकास है वह मुगल साम्राज्य के पतन होने के दौरान हो रहा था। अगर सबसे सशक्त, अंतिम सबसे शक्तिशाली मुगल शासक को देखा जाए तो वह था औरंगजेब या 1707 ईस्वी तक इसने शासन संभाला है। और चूंकि औरंगजेब की जो रुचि थी वह चित्रकला में नहीं थी, तो औरंगजेब ने चित्रकला को उतना ज़्यादा प्रमुख स्थान नहीं दिया। और जैसे ही इसके बाद जब परवर्ती मुगल शासक आए तो मुगल शासन उतना ज़्यादा सुदृढ़ स्थिति में नहीं रहा था। तो यही कारण था कि कलाकारों को मुगल दरबार में प्रश्रय नहीं मिला। अब इसके कारण क्या हो गया कि सारे जो चित्रकार थे वे पलायन करने लगे। इसलिए हमने दूसरा पॉइंट लिखा है, चित्रकारों का मुगल दरबार से पलायन। मुगल शासकों का द्वारा प्रश्रय न मिलने के कारण विभिन्न चित्रकार मुगल दरबार से पलायन कर गए और वे पलायन करके क्षेत्रीय शासकों के यहाँ गए और क्षेत्रीय नवाबों ने उन्हें संरक्षण दिया। ठीक है, और इन्हीं में से एक जो था वह था पटना कलम चित्रकला शैली, जो कि मुख्यतः बिहार के क्षेत्रों में विकसित हुआ है। बिहार के तत्कालीन समय में जो शासक थे, चूँकि उस समय बिहार बंगाल दोनों एक ही थे, है ना। सिराजुद्दौला मीरन जो उप नवाब था, तो उस समय बिहार और बंगाल के शासकों ने पटना कलम चित्रकला शैली को प्रश्रय दिया और यही कारण है कि पटना कलम चित्रकला शैली का विकास बिहार के कुछ प्रांतों में, बिहार के कुछ क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। तो यह था पटना कलम चित्रकला शैली की भूमिका कि इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर की पॉइंट्स के रूप में समझा जाए तो आप लोग याद रखिए, मुगल साम्राज्य का एक तरफ पतन हो रहा था, कलाकारों को मुगल दरबार में प्रश्रय नहीं मिल रहा था, इसी कारण कलाकार चित्रकार ने मुगल दरबार से पलायन कर गए और पलायन करने के पश्चात क्षेत्रीय नवाबों के यहाँ गए और क्षेत्रीय नवाबों के द्वारा उन्हें प्रश्रय दिया गया, उन्हें संरक्षण दिया गया और पटना कलम चित्रकला शैली का विकास इन्हीं चित्रकलाओं में से हुआ है। और बिहार के कुछ क्षेत्रों में पटना कलम चित्रकला शैली का विकास इस दौरान हुआ। तो यह है पटना कलम चित्रकला शैली की भूमिका। आपको
टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इससे संबंधित स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इससे संबंधित जो इसका PDF है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम के समय में इसे की पॉइंट्स को पढ़कर आप इसे मेमोराइज कर सकें। तो यह था इसकी भूमिका। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका विकास किस दौरान हुआ है। तो चूंकि हमने बताया कि मुगल साम्राज्य के पतन होने के दौरान पटना कलम चित्रकला शैली का विकास हो रहा था। अगर अवधि की बात किया जाए तो 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका विकास हुआ है, ठीक है। और उस दौरान उस दौरान भारत में कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पर सत्तारूढ़ थे, इसीलिए इस शैली को कंपनी शैली भी कहा जाता है। इसके अगर प्रमुख चित्रकार की बात किया जाए तो सेवक राम, हुलासलाल, शिवदयाल, ईश्वरी लाल, ये सब इसके प्रमुख चित्रकार थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि ईश्वरी लाल जो हैं वह कलकत्ता क्षेत्र से संबंधित रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे कलाकारों की शैली पर भी पटना कलम चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता के ही थे, बंगाल के थे, और ईश्वरी लाल भी बंगाल के थे। तो यह स्वाभाविक है कि तत्कालीन समय के परिस्थितियों का कोई भी चित्रकार पर, कोई भी कलाकार पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए ईश्वरी लाल के पटना कलम चित्रकला शैली से संबद्ध होने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर और उनके भाई अवनींद्रनाथ टैगोर के कलाकारों पर भी पटना कलम चित्रकला शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो यह एक हो गया कि बिहार से बाहर भी पटना कलम चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा है, तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका विकास हो गया। अब देखते हैं कि पटना कलम चित्रकला शैली की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण आज पटना कलम चित्रकला शैली अपने विशेषताओं के लिए विख्यात है। तो दोस्तों इसका जो पहला सबसे प्रमुख विशेषता है वह है लघु चित्र। अगर पटना कलम की आप चित्रकारी को देखेंगे, जो भी उस समय चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं वो अगर आप देखेंगे तो वह लघु चित्र पर आधारित हैं। लघु चित्र नाम से ही स्पष्ट है कि छोटे छोटे चित्र। उस समय के जो चित्र थे वह मुख्यतः या तो कागज पर बनाए जाते थे या फिर हाथी के दांत पर बनाए जाते थे। आप समझ सकते हैं कि हाथी के दांत पर जो चित्र बनेंगे वे कितने छोटे होंगे। इसके अलावा शीशे पर भी चित्र बनाए जाते थे। तो ऐसे कई छोटे छोटे वस्तुएं थी जिस पर पटना कलम के चित्रकला शैली के दौरान चित्र बनाए गए थे। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता है लघु चित्र का होना। दूसरा प्रमुख विशेषता है सामान्य जनजीवन का चित्रांकन। इसमें पटना कलम शैली के अगर आप चित्र को देखेंगे तो कई सारे ऐसे चित्र हैं जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाले चित्र हैं। इसमें आपको लकड़ी काटता हुआ बढ़ई के चित्र दिखाए गए हैं, पालकी उठाए हुए कहार के चित्र दिखाए गए हैं, मछली बेचती हुई औरत के चित्र दिखाए गए हैं, खेत जोतता हुआ किसान के चित्र दिखाए गए हैं। तो कई ऐसे चित्र हैं जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाले चित्र हैं। इसके अलावा इस शैली के चित्र में अगर आप देखेंगे तो समाज के जो श्रमिक वर्ग हैं, श्रमिक वर्गों का उसमें मूल्यांकन किया गया है। अब इसके अलावा दस्तकारी वर्गों को भी उसमें जगह दी गई है। आवागमन के साधन है ना, साइकिल, बैलगाड़ी, जो भी उस समय होते थे साधन, टमटम, जो भी सिस्टम था उस समय का, है ना। इसके अलावा बाजार के दृश्यों को जगह दी गई है, दुकान आदि के भी चित्रांकन इसमें किया गया है, ठीक है। तो अगर इस समय की प्रमुख विशेषता को देखा जाए पटना कलम शैली की, तो वह सामान्य जनजीवन से संबंधित है, व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों से वह संबंधित रहा है। अगली विशेषता है बारीकी एवं अलंकरण की विशेषता। इसका कहने का मतलब हुआ कि उस समय जितने भी चित्र बनाए गए थे वे सभी जो चित्र थे उसमें बारीकी का काफ़ी ध्यान से, उसमें बारीकी से उस चित्र को बनाया गया है। जैसे अगर आप उदाहरण के लिए बात करें, उदाहरण देखें तो अगर कोई चिड़िया उस समय के चित्रकारों के द्वारा बनाई गई है तो चिड़िया के पंख, है ना, इतने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए गए हैं कि उसमें कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं है। तो काफ़ी बारीकी से उसे सजाया गया है जिसे आप देखकर कोई भी एक देखने के बाद दर्शक मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। अगर प्रमुख चित्रकारों की बात करें जो जिसमें अलंकरण और बारीकी समाहित किया गया है तो आप महादेव लाल द्वारा बनाया गया रागिनी गंधारी का चित्र, यमुना प्रसाद
प्रसाद की बेगम की शराबखोरी का चित्र महत्वपूर्ण है। इसका नोट्स आपको जब दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर ये प्रमुख चित्र को टॉपिक वाइज वहाँ पर सजाया गया है, डेकोरेट करके आपको उसमें शामिल किया गया है। तो आप नोट्स को जरूर देखें इस वीडियो को देखने के पश्चात। बारीकी और अलंकरण यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके का फोटो यहाँ हमने इसीलिए डायग्राम बना दिया है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस चित्र को आप देखिए और इस चित्र को आप देखिए। हमने डिस्कस किया कि सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाले यह रहे हैं, तो सामान्य जनजीवन से संबंधित है। अब देखिए बाल काटता हुआ नाई का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है ना। एक देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर हाथ में लिए तोते का दृश्य दिखाया गया है। तो ये जो है ना, ये बारीकी का ही रीजन है कि यहाँ किस तरीके से इतना स्पष्ट और इतनी खूबसूरत, जो कि किसी भी दर्शक को मंत्रमुग्ध कर दे, ऐसे चित्र को चित्रकारों के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो ऐसा चित्र एग्जाम में समय नहीं मिल पाएगा, यह हमने समझने के लिए यहाँ पर इसे दर्शा दिया है। अगली प्रमुख विशेषता है मुगल शैली से भिन्न शैली। पटना कलम चित्रकला शैली पर मुगल शैली का भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उसमें मुगल शैली का पराभव हो रहा था। मुगल शैली जो थी वह पतन की ओर थी, लेकिन इसके कई सारे जो चित्रकारी थे वे पहले मुगल दरबार में ही रहते थे, लेकिन बाद में वे वहाँ से पलायन कर गए। तो मुगल शैली का प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसी विशेषताएं हैं जो मुगल शैली में देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, इस शैली में मुगल शैली के चित्रों की तरह भव्यता तो नहीं है, लेकिन सुंदरता में पटना कलम चित्रकला शैली का आप चित्र देखेंगे तो हम मुगल जो पेंटिंग थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है और खूबसूरत भी है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसकी हमने बताया कि हाथी के दांत पर जो चित्र बनाए जाते थे, तो ऐसे मुगल शैली में सजीवता और भव्यता नहीं देखी जाती थी। मुगल शैली के जो चित्र थे वे भले ही एक काफ़ी महंगे होते थे, लेकिन पटना कलम चित्रकला के जो चित्र थे वे यहाँ पर संजीवता देखने को मिलती थी, यहाँ पर भव्यता देखने को मिलती थी। तो यह है कि मुगल शैली से भी यह भिन्न थी। अगला है बाजार उन्मुख शैली। बाजार उन्मुख शैली कहने का मतलब था कि मार्केट के डिमांड के अनुसार इस समय के चित्रकारों ने पेंटिंग बनाई थी, और मार्केट की डिमांड जिस तरीके की भी हो उस तरीके के चित्रकारों के द्वारा चित्र बनाए गए थे। इसमें मुख्यतः कागज, अबरक और हाथी दांत पर चित्र बनाए जाते थे। हमने ऊपर भी बताया था कि ये लघु चित्र होते हैं, है ना। तो लघु चित्र मुख्यतः कागज पर ही बनाए जाएंगे, छोटे छोटे चीज़ों पर, शीशे पर बनाए जाएंगे, हाथी के दांत पर बनाए जाएंगे, और इतने अच्छे तरीके से उकेरे जाते थे कि उस समय की कोई भी पेंटिंग इससे अच्छी नहीं होती थी। खूबसूरती में अगर देखा जाए तो पटना कलम चित्रकला शैली के जो पेंटिंग थे, उस समय के जो चित्र थे वे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर भी होते थे। तो यह है बाजार उन्मुखी शैली। अगली विशेषता है मिश्रित कला शैली। मिश्रित कला शैली कहने का क्या मतलब हुआ? हमने ऊपर डिस्कस किया कि पटना कलम चित्रकला शैली का विकास मुगल दरबार के पतन के दौरान हो रहा था, तो यह स्वाभाविक है कि मुगल शैली का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ भी हमने डिस्कस किया। तो एक तो है कि मुगल शैली का इस पर प्रभाव पड़ा, दूसरा है कि उस समय जब इसका विकास हो रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था, और इसीलिए इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, यानी कि यूरोपीय तत्व भी उस समय विद्यमान थे, तो यूरोपीय शैली का भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, यूरोपीय शैली का प्रभाव पड़ा, और इसके साथ साथ भारत के जो भी स्थानीय तत्व थे उसका प्रभाव पड़ा। तो इन तीनों के सम्मिश्रण से जो विकसित शैली है वह पटना कलम चित्रकला शैली है। इसीलिए इसे मिश्रित कला शैली कहा जाता है, क्योंकि मुगल शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, यूरोपीय तत्व का मिश्रण देखने को मिलता है, और साथ ही साथ स्थानीय तत्वों का भी मिश्रण देखने को मिलता है। इसीलिए इसे मिश्रित कला शैली कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता। अब है कि इसकी आलोचनाएं भी की जाती है। कोई भी चीज़ जो है उसके सकारात्मक पहलू अगर हैं तो उसके नकारात्मक पहलू भी होते हैं। तो पटना कलम चित्रकला शैली इससे अलग नहीं है। पटना कलम चित्रकला शैली की जहाँ कई प्रकार की विशेषताएं हैं, वहीं इनकी कई आधारों पर समीक्षकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसकी आलोचनाएं की जाती है। आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, इसीलिए मैं सेंटेंस में पिरोकर यहाँ बोल रहा हूँ।
पहला अगर आलोचना देखा जाए तो इसमें सीमांकन एवं बॉर्डर की कमी है। जो पेंटिंग की गई है, पेंटिंग में बॉर्डर होता है ना, जैसे इस इतना पेंटिंग है तो इसका ये बॉर्डर है ना, तो उसमें बॉर्डर की कमी है। ठीक है, जो भी पेंटिंग की गई है उसमें बॉर्डर की कमी है, तो एक कहीं ना कहीं यह आलोचना का आधार बनता है। दूसरी एक प्रमुख इसकी जो आलोचना है वह आलोचना की जाती है कि यह क्षेत्रीय जनसाधारण के जीवन से प्रभावित है। हमने ऊपर बताया कि इसकी पेंटिंग जो थी वह जनजीवन से संबंधित रही है, तो चूंकि यह स्थानीय जनजीवन से संबंधित रही है इसीलिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर यह इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई। और इसका परिणाम यह हुआ कि पटना कलम चित्रकला शैली की जो पेंटिंग थी वह स्थानीय स्तर तक सीमित रह गई और राष्ट्रीय स्तर तक सीमित रह गई, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि देखने को नहीं मिली। तो ये दो इसकी प्रमुख आलोचनाएं हैं जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो इसकी विशेषता हमने देख लिया और इसकी आलोचना हमने देख लिया। अब देखते हैं कि पटना कलम चित्रकला शैली को कंक्लूड किस तरीके से करेंगे अगर इस पर प्रश्न आए तो अगर देखा जाए कि पटना कलम चित्रकला शैली उतना विकसित क्यों नहीं कर पाई, तो सबसे पहला जो कारण था वह यह था, इसका पहला कारण कि धन एवं आश्रय का अभाव देखने को मिला। तत्कालीन समय के शासकों के द्वारा पटना कलम चित्रकला शैली को आश्रय तो दिया गया, लेकिन उसके बाद के जो भी शासक आए, चूंकि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ जाता है, तो यूरोपीय शासकों ने, ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने पटना कलम चित्रकला शैली को आश्रय नहीं दिया और उसे विकास के लिए एक इकोनॉमिक हेल्प या कहें आपकी आर्थिक मदद प्रदान नहीं की। यही कारण है कि पटना कलम चित्रकला शैली आगे आने वाले समय में उतना ज़्यादा विकसित नहीं कर पाई और इसका स्वरूप जो है वह राष्ट्रीय स्तर तक सीमित रह गया। लेकिन कितनी भी इसकी आलोचना किया जाए, कितने भी शासकों के द्वारा इसे संरक्षण नहीं दिया जाए, इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो पटना कलम चित्रकला शैली अपनी विशेषताओं के लिए जानी जाती है। इसमें प्राकृतिक कई सारे आप प्राकृतिक है ना, आप फूल को देखेंगे, प्राकृतिक पेड़ पौधों को इसमें शामिल किया गया है, तो यह प्राकृतिक विशेषताओं से युक्त लोक कला शैली मानी जाती है। यह चित्रकला जो है, पटना कलम चित्रकला शैली जो है वह बिहार की गौरवशाली कला परंपरा की अमूल्य धरोहर है और कहीं ना कहीं बिहार के तत्कालीन समय में बिहार में किस तरीके के समाज थे, किस तरह की बाजारोन्मुखी व्यवस्था थी, किस तरीके के जनसाधारण लोग जो थे वह जीवन को व्यतीत करते थे, इसका इसमें चित्रांकन किया गया है और इसके आधार पर हम तत्कालीन समय की समाज की स्थिति को हम अवलोकन कर सकते हैं। तो यह कहीं ना कहीं हमारी बिहार की गौरवशाली कला परंपरा को प्रदर्शित करती है और यह बिहार की एक अमूल्य धरोहर है। यही कारण है कि अगर देखा जाए तो बिहार सरकार द्वारा अब वर्तमान समय में इसके विकास पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। और अगर तत्कालीन समय में जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2010 ईस्वी में बिहार सरकार के द्वारा बिहार की सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में जागरूकता के प्रसार की दृष्टि से पटना कलम चित्रकला शैली से संबंधित एक कैलेंडर को जारी किया गया। यह दिखाता है कि भले ही उस समय इसे आश्रय नहीं प्रदान किया गया हो, लेकिन वर्तमान समय में बिहार सरकार इसके विकास की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। तो इस तरीके से आपको निष्कर्ष में हमेशा पॉजिटिविटी आपको रूप दिखाना है, सकारात्मक हमेशा निष्कर्ष में आपको होना है और फ्यूचर ओरिएंटेड क्या इसे शामिल किया जा सकता है इस पर आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पूरी तरह से पटना कलम चित्रकला शैली को डिस्कस किया है। अगर इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं को पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस जो यहाँ पर पॉइंट्स दिया गया है उसके आधार पर आप तैयार करिए, आप अपने नोट्स को तैयार करिए और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उस टेलीग्राम आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे द्वारा वहाँ पर नोट्स आपको लगातार अपडेट दिया जाएगा और कौन से टॉपिक की वीडियो कब अपलोड की जाएगी उससे संबंधित भी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आज की हमारी टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।